हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल साइट एजुकेशन। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जनरली आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो आपको 10 के 10 क्वेश्चन देखने हैं और उसके आंसर को समझना है। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होता है तो आंसर करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। अदरवाइज क्वेश्चन रट के आंसर करना, उसमें क्या है, आपको प्रॉब्लम होती है, आप भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो आप क्या आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो ये 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लेना, इसको और याद कर लेना। ये पूछे ही जाने वाले हैं आपसे इंटरव्यू में। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है। इसमें से एटलीस्ट वन है, या फिर इसमें से एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। ये बात आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल है, ऑलमोस्ट सभी को पता होता है। यूनिट वेट ऑफ स्टील। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, तो यूनिट वेट ऑफ स्टील कितना होता है? ये होता है 7850 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो स्टील का यूनिट वेट हो गया 7850 केजी पर मीटर क्यूब। और जो सेकंड क्वेश्चन है, यूनिट वेट फार्मूला ऑफ रेनफोर्समेंट बार। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, और इसी का यूज करके आप क्या है, सरिये का वेट निकाल सकते हैं। तो जो फार्मूला होता है वो होता है क्या, डी स्क्वायर अपॉन 162.2 इंटू एल। ठीक है, एल क्या है, इसमें लेंथ है। अगर एल को हम एक कर देते हैं, इक्वल टू 1 अगर हम कर दें, तो जो ये बचता है, यही क्या है, यूनिट वेट फार्मूला है। यानी कि एक इकाई लेंथ का जो वेट होगा वो इतना होगा। ठीक है, इस फार्मूले का यूज करके आप किसी भी डाया के सरिये का वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसमें डी क्या है वो आप समझ लीजिए। डी क्या है, डाया ऑफ बार। ठीक है, एल जैसा कि मैंने बता दिया लेंथ है, और जो लेंथ होगा वो किस में होगा, ये आपका किस में होगा, मीटर में होगा। और जो डाया बार होगा ये किस में होगा, मिलीमीटर में होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि जो डाया होता है उसको हम मिलीमीटर में लेते हैं, लेकिन जो हमारा लेंथ है उसको हम मीटर में लेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 25 डाया का हमारा सरिया है। ठीक है, तो अगर उसका यूनिट वेट हमें निकालना है, तो 25 स्क्वायर अपॉन 162.2। ठीक है, ये कैलकुलेट हो गया जाता 3.85। ये क्या है, यूनिट वेट है 25 डाया के सरिये का। यानी कि जो 1 मीटर लेंथ का सरिया होगा उसका जो वेट होगा ये इतना होता है। ठीक है, अगर 16 डाया यहीं पे लेंगे तो 16 स्क्वायर हो जाएगा 162.2। तो ये आपका निकल के आ जाता है 1.58। ठीक है, ये 16 डाया का होता है। ऐसे ही 12 डाया का हो जाता है आपका 12 स्क्वायर डिवाइड बाई 162.2, ये आ जाता है आपका 0.888। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, यूनिट वेट हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। और ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है, इसका डेरिवेशन मैंने एक वीडियो बना के किया हुआ है। ठीक है, उसको आप देख लेना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये डी स्क्वायर बाई 162.2 इंटू एल आता कहाँ से है। ठीक है, तो वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट वेट का फार्मूला हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है लैप लेंथ, और चौथा हमारा है डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो लैप लेंथ की बात आती है, तो हमारा जो सरिया होता है जनरली जो हमारे इंडिया में यूज होता है, उसकी जो लेंथ होती है वो मैक्सिमम 12 मीटर होती है। ठीक है, अगर आप उसको ऑर्डर करके मंगाते हो तो 14 मीटर का भी आ सकता है सरिया, लेकिन जनरली हमारा क्या है, ये 12 मीटर का सरिया होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारी कोई बीम है, वो 16 मीटर की है। ठीक है, मान लीजिए हमारी ये कोई बीम है जिसका स्पैन है हमारा, ये कॉलम हो गया हमारा। ठीक है, या फिर बीम बीम पे भी रेस्ट कर सकता है, जरूरी नहीं है कि कॉलम ही हो। ठीक है, अगर इसका स्पैन हमारा 16 मीटर हो गया, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, क्या 12 मीटर के सरिये से बात बन जाएगी? नहीं बनेगी।
नहीं बनेगी ना। इसके लिए आपको 16 मीटर का सरिया चाहिए। लेकिन क्या 16 मीटर आपने 12 मीटर ऐसे ले लिया और दूसरा यहाँ पे खत्म हो गया 12 मीटर और अगला क्या किया आपने 4 मीटर का सरिया ले लिया, ठीक है। तो क्या इससे बात बनेगी? ये जो किया आपने इससे बात बन जाएगी? नहीं बनेगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस सरिये पे कुछ पार्ट ओवरलैप करना पड़ता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसमें जोगल मार के कहीं जोगल नहीं भी मारते हैं, डायरेक्ट लैप कर देते हैं, वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे, ठीक है। और साइड का जो आपका जनरल नोट्स होता है उसमें क्लियर मेंशन होता है कि आपको किस तरीके से लैप देना है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन अभी ओवरलैप हुआ, ठीक है, ये इसी को हम लैप लेंथ बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? अगर कोई सरिया हमारा छोटा हो रहा है तो उस कंडीशन में हमें दो सरिये का यूज करना पड़ता है और उसको आपस में क्या है ओवरलैप करना पड़ता है, और जो पोर्शन ये ओवरलैप होता है इसी को हम लैप लेंथ बोलते हैं, ठीक है। ये सिंपल भाषा में बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब लैप लेंथ का यूज क्या है, ये क्यों करते हैं, उसका आपको आंसर मिल गया, ठीक है। अगर सरिया हमारा छोटा है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, लैप करके उसको कंप्लीट करेंगे। अब सेकंड आता है हमारा डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। ये क्या चीज है, इसको सबसे पहले हम समझने के लिए देखिए, जैसे इसी में हम समझते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, कॉलम है, ठीक है। अब ये सरिया हमारा यहाँ पे आया कॉलम में, क्योंकि बीम हमारा क्या है कॉलम पे रेस्ट कर रहा है, तो सरिया में हमारा क्या है कॉलम में जाएगा, ठीक है। अब ये जो लेंथ कुछ इस तरीके से दिया जाता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसमें क्यों क्या कैसे करते हैं, ठीक है। ये सरिया का लेंथ जो कॉलम में इंसर्ट होता है, ठीक है, वही हमारा क्या होता है डेवलपमेंट लेंथ होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एलडी बोलते हैं, डेवलपमेंट लेंथ। बात समझ में आई? तब ये एलडी हम क्यों देते हैं, डेवलपमेंट क्यों देते हैं, इसका मेन काज है कि जो हमारा टोटल स्ट्रेस होता है, ठीक है, कंक्रीट का, वो क्या है कॉलम में ट्रांसफर करना है, और उसका जरिया कौन बनता है हमारा, ये सरिया बनता है। कि सरिया क्या है टोटल स्ट्रेस को क्या करता है, ये कॉलम को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो मेन काम इसका ये हो गया। बाकी अगर आपको डिटेल में इसका डिस्क्रिप्शन चाहिए एलडी का, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें आपको डिटेल में मैंने बताया, इसलिए मैं यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं बताने जा रहा, ठीक है। लेफ्ट लेंथ और एलडी दोनों के बारे में मैंने डिटेल बताया वहाँ। अब इसमें देखिए ये एल क्यों देते हैं, एल का मेन पर्पज जो होता है एंकरेज के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने ये हमारा, ठीक है, ये हमारा कॉलम है, ठीक है, ये बीम का सरिया गया, ये सीधा गया, ठीक है। अभी इसको हम पुल डाउन करें, ठीक है, इधर की तरफ खींचे, तो ये क्या खींचेगा इधर की तरफ। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन में यही सेम सरिया में मैं अगर ये ऐसे एंकरेज कर देता हूं, क्योंकि ये कंक्रीट है, ठीक है, अभी क्या ये सरिया हमारा फंस गया, अब इसको खींचोगे, ठीक है, अगर सेम फोर्स से खींचोगे, जिस फोर्स से ये खींच के बाहर आ गया ये वाला सरिया सीधा सीधा, अगर उसी फोर्स से इस सरिया को भी खींचोगे तो ये सरिया हमारा बाहर नहीं आया, क्योंकि इसको एंकरेज मिल गया इसकी वजह से, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे मोड़ दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे भी ये प्रेशर लेगा, ठीक है, ये कंक्रीट की वजह से यहाँ पे जो भी सरिया होगा, अभी इसको खींचना आसान नहीं रहा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जनरली जब हम एलडी देते हैं कॉलम में या फिर किसी बीम में, तो हम वहाँ पे एल प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। बाकी एलडी और लेफ्ट लेंथ का डिटेल आपको मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका, तो वहां से आप देख लेना, ठीक है। ये दो चीजें क्लियर हो गई हो। अभी बात आती है बीबीएस ऑफ रिंग, पांचवा क्वेश्चन है बीबीएस ऑफ रिंग, ठीक है। सिर्फ इतने से बात नहीं बनने वाली, अगर बीबीएस ऑफ रिंग बोल दिया गया तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई भी साइज उसने बोल दिया, ये हमारा है 400, ये है 600, अगर इस साइज दे दिया सिंपली आपका पेपर में बना के, जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है बोल रहा है इसका रिंग आप बनाइए, तो क्या आप रिंग बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। उसके लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये साइज जो पहले से दे रखा है, दूसरा आपको कवर का पता होना चाहिए, कवर कितना है, ठीक है। अगर आपको कवर का पता नहीं है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या आपको साइज और कवर का पता होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब कवर का पता कैसे चलेगा, उसने तो केवल साइज दिया, तो आपको वहां पे क्वेश्चन करना पड़ेगा इंटरव्यूअर से,
किसे, ये कॉलम का है या फिर बीम का है, ठीक है, या फिर रात के किसी पोर्शन का है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है, इसमें कवर अलग अलग हो जाएगा। फुटिंग का है, ठीक है, अगर फुटिंग का है या फिर बीम का है या फिर कॉलम का है, अगर ये आपको एक बार पता हो गया देन ओनली आप क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इसमें फुटिंग में हम जनरली कवर जो लेते हैं वो 50 mm का लेते हैं, और बीम में हम लेते हैं 25 mm का, ठीक है। ऐसे ही कॉलम में हम लेते हैं 40 mm का। ये बात समझ में आ गई। अगर आपको नहीं पता है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फुटिंग के लिए हम 50 mm का कवर लेते हैं, बीम के लिए हम 25 लेते हैं, और कॉलम के लिए हम 40 mm का कवर लेते हैं। जैसे ही आपको कवर का पता लग गया, ठीक है, अब क्या कर सकते हो, आप इसका बीवीएस बना सकते हो रिंग का, ठीक है। दूसरी एक चीज और, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप फंस सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हो स्टीरअप और टाइज, ठीक है। अगर उसने जनरली बोल दिया कि स्टीरअप का बीवीएस बनाओ, तो इसका मतलब ये हो गया सिंपल सा कि वो बीम की बात कर रहा है, क्योंकि बीम में जो रिंग यूज होती है उसको हम स्टीरअप्स बोलते हैं, और जो हमारी टाइज यूज होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉलम यूज करते हैं। तो सिंपली अगर स्टीरअप बोलता है तो उसको आप बीम लेके चलिए, ठीक है। और जैसे टाइज बोलता है इसका सिंपल सा मतलब है कि वो कॉलम की बात कर रहा है, ठीक है। कॉलम की बात कर रहा था, आपको कवर का पता हो गया 40, बीम की बात कर रहा था 25, ठीक है। तो इसका क्या है, बीवीएस बना सकते हैं, ठीक। अब इसका बीवीएस कैसे बनेगा, वैसे मैंने इसके लिए वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। 400 बाई 600 का है, ठीक है। अब इसमें इसको मैं क्या मान के चल रहा हूँ, बीम ही मान लेता हूँ, ठीक है। ये बीम है, बीम है जिसमें क्या होगा 25 का कवर होगा, ठीक। अब 25 का कवर इधर से निकलेगा, 25 इधर निकलेगा, तो 400 है, ये कितना हो जाएगा हमारा 350, ठीक। और ये जो 600 है हमारा हो जाएगा 550। ये बात समझ में आ गई। अब जो हमारी रिंग बनेगी कुछ इस तरीके से, इसमें हुक भी रहेगा, ठीक। अभी हमारा हो गया 550, ये हमारा हो गया 350, और जो हुक होगा हमारा वो जनरली हम क्या है 10 लेते हैं, ठीक है। साइज पे जनरली 10 लेते हैं, लेकिन जो हमारा आईएस कोड कहता है वो 90 या फिर मिनिमम 75 mm, ठीक है। ये भी नोट डाउन कर लेना, 90 या फिर 75 mm मिनिमम, इनमें से कोई एक लेते हैं, ठीक है। ये आईएस कोड बोलता है, लेकिन हम साइड पे क्या है अपनी सहूलियत के लिए क्या करते हैं, इसको 10 ले लेते हैं, ठीक है। उसको क्या कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। 10 आया गया तो 80 हो गया, 8 आया सॉरी 8 आया गया 80 हो गया, 10 आया 100 mm हो गया, ठीक है। और सिंपल कैलकुलेशन हो जाता है उसके लिए, ठीक। अब बीवीएस बनाने के लिए हमारा क्या है, सब कुछ हमारे पास रेडी है, 10 हो गया। तो हम क्या करेंगे 2 × 550 प्लस 2 × 350 और प्लस क्या हमारे दो हुक हैं, 2 × 10 हम मान ले रहे हैं कि ये हमारा रिंग जो है 8 आया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जिस टाइम इंटरव्यूअर ने आपको बोला है रिंग बनाने के लिए, ठीक है, इस साइज का, तो उस टाइम में आपको अगर साइज नहीं दिया है रिंग सरिये का तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ चीजें सब माइनस होती है, ये तो हमारा सीधा सीधा ऐड हो गया, ये साइज ये और ये हमारे दो हुक। अब इसमें हम कुछ माइनस करते हैं, देखिए क्या करते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना। तो मैं सारे क्वेश्चन आपसे इसमें डिस्कस कर लेता हूं जो रिंग से रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो ध्यान से देखिए, जहां पे भी 90 का बेंड आएगा, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, तो 90 के बेंड पे हम क्या करते हैं -2d करते हैं, ठीक है। जहां भी 90 का बेंड आएगा 2d माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 यानी कि 3 दूनी 6, 2 × 3 × d यानी 8, ठीक है। तो ये जो हमारा हुक होता है जनरली हमारा 135 पे होता है, ठीक है, जो आपको जनरल नोट्स में मिल जाएगा, ठीक, जो साइड का जनरल नोट्स होता है, ठीक है। तो इसमें हम माइनस करेंगे 135 के लिए 3d, तो यहाँ पे दो बेंड हो रहे हैं 135 वाले, एक इस हुक में एक इस हुक में, यानी 2 × 3 × 8, ठीक है। यानी कि 6d यहाँ से 6d यहाँ से, यानी कि 12d माइनस हो जाएगा इसमें से टोटल लेंथ में से। अब ये कितना हो जाएगा 1100 प्लस के 700 प्लस के ये हो जाएगा 10 × 20 = 160,
और माइनस के 12 अट्ठे 96। ठीक है, तो ये जो हमारा 1800 1960 माइनस 96 4 5 में से 15 में से 9 में 6, ये हमारा 8 हो जाएगा, यानी कि 1800। तो ये हमारा क्या है, रिंग का लेंथ बन के आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर थोड़ा भी डाउट रह गया तो इसको रिपीट करके देख लेना। ठीक है, ये हमारा हो गया रिंग का बीबीएस। ठीक है, अब इसमें क्या है, 7वां क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ बार यूज्ड इन कॉलम। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है, लगभग सबको ही पता होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। इसमें देखिए दो टाइप के कॉलम आपके हो सकते हैं, या तो रेक्टेंगुलर होगा या तो सर्कुलर होगा। तो सर्कुलर में 6 नंबर ऑफ बार यूज करेंगे, और इसमें क्या है, रेक्टेंगुलर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये बात सबको पता है। अब इसमें ये क्वेश्चन और बनता है, वो बनता है जो डाया बार होगा मिनिमम, वो कितना होगा। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। मिनिमम आप 12 डाया का सरिया यूज करेंगे, इससे कम डाया का सरिया आप कॉलम में यूज नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पे। ठीक है, तो इसमें से ये क्वेश्चन निकल के ये भी आ गया। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन तो मैंने लिए हैं 10, लेकिन 10 की जगह मैंने कितने आपको कम से कम 25-30 आंसर बता दिए। ठीक है, 25-30 सवाल हो गए। अब लास्ट में ये भी 8वां नंबर है हमारा, बेंड रिबेंड टेस्ट। ठीक है, ये आपसे जनरली पूछा जाएगा अगर आप बिलिंग इंजीनियर के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, या फिर बीबीएस इंजीनियर के लिए जा रहे हैं तब भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सरिये की जो क्वालिटी है वो इससे पता लगता है, बेंड टेस्ट और रिबेंड टेस्ट। देखिए इसमें करते क्या, जो बेंड टेस्ट हम करते हैं उसमें क्या है, 180 पे बेंड करते हैं सरिये को। ठीक है, अब 180 पे सरिये को बेंड करोगे तो चांसेस है कि यहाँ पे क्या है, क्रैक आ जाए। ठीक है, अगर क्रैक आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो मतलब आपका सरिया क्या है, यूजफुल नहीं है, यानी कि यूजलेस है। ठीक है, यानी कि आपको साइड में यूज नहीं करना है। ये बात समझ में आ गया, यानी कि क्वालिटी आपके सरिये की सही नहीं, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, सही नहीं है। ठीक है, तो दूसरा है हमारा रीबेंड टेस्ट। ये सिंपल भाषा में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, डिटेल में जानना है तो मैं इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं डिटेल में आपको वीडियो बताऊंगा, पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा बेंड और रीबेंड टेस्ट का। रीबेंड में हम क्या करते हैं, जो हमारा सरिया सीधा होता है इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम यहां से यहां, यानी कि इस तरीके, इस डायरेक्शन में इसको हम 45 एंगल पे क्या है, बेंड करते हैं ऐसे। ठीक, यानी कि अभी शेप इसका बन गया क्या, ऐसे बन गया। ठीक है, तो ये 45 डिग्री पे बेंड किया। ये वाला एंगल आप मत ले लेना। ठीक है, ये 135 हो जाएगा। ठीक है, ये इंटरनल एंगल है, क्योंकि ये सरिया सीधा ऐसे था तो इसको हमने इस तरीके से बेंड किया, इस डायरेक्शन में, यानी कि बेंड तो ये 45 ही हुआ, लेकिन कुछ लोग इसको ये 135 बोलते हैं, तो 135 नहीं है, ये 135 जो है ये इंटरनल एंगल है। ठीक है, ये वाला एंगल पास समझ आ रही। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, 45 डिग्री पे बेंड करते हैं। देन अगेन इसको क्या है, हम 100 टेम्परेचर में वाटर में इसको कुछ देर के लिए गर्म करते हैं, फिर वापस निकाल के फिर इसको रीबेंड करते हैं, इसको वापस 22.5 डिग्री वापस लाते हैं, यहाँ से फिर वापस ले आते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में जहां पे ये सरिया बेंड हो रहा है, अगर वहां पे क्रैक जनरेट होता है, ठीक है, तब भी ये सरिया हमारा क्या है, यूजफुल नहीं है, यानी इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है। ये बात समझ में आ गया। बेंड रिबेंड टेस्ट आपको सिंपली इतना ही आंसर करना है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में हो जाता है तो उसके लिए मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो। ठीक है, इसका क्या पूरा प्रोसेस क्या है। ठीक, नवा क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये रोलिंग मार्जिन, रोलिंग मार्जिन क्या होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए किस डाया के लिए कितना होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ये भी क्या होता है। रोलिंग मार्जिन में हम क्या करते हैं, जो हमारे साइड पे सरिया अवेलेबल होता है, उपलब्ध होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, 1 मीटर, फिक्स 1 मीटर, ठीक है, कम ज्यादा नहीं, फिक्स 1 मीटर लेंथ में उसको क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। ठीक, कट करने के बाद हम इसका वेट निकालते हैं। ठीक है, वेट कैसे निकालेंगे, वेइंग मशीन से
इसका वेट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये 12 डाया का सरिया है। ठीक है, इसका हमने वेट किया तो आया कितना 0.860 kg। ठीक, इतना आ गया। और अगर हम इस फार्मूले से हम निकालते हैं 12 डाया के सरिया का वेट, तो वो होता है 0.88 kg। ठीक है, अब ये जो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, इसका जो परसेंटेज होता है डिफरेंस का, वही हमारा क्या है, रोलिंग मार्जिन होता है। बात समझ में आ गया यहां तक? ये हमारा रोलिंग मार्जिन है। अब इसमें होता क्या है देखिए, मैं बताता हूं। जो रोलिंग मार्जिन है, ठीक है, वो 8 या 6 से 8 डाया तक, ठीक है, ये होना चाहिए हमारा 7%। ठीक है, इतने से ज्यादा का वेरिएशन नहीं आना चाहिए, ये प्लस माइनस होता है। ठीक है, यानी कि या तो +7% ज्यादा हो जाए या तो 7% कम हो जाए, 5 4 3 हो तो बढ़िया है। ठीक है, इससे ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। और अगर हमारा 10 से 12 डाया तक की बात करें तो ये ±5% होता है। ठीक है, और इससे ऊपर 16 डाया और इससे ऊपर अगर हम लेते हैं तो ये ±3% का वेरिएशन होना चाहिए। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना आप। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रोलिंग मार्जिन है। इससे हमें पता क्या लगता है कि जो हमारी सरिया आ रहा है साइड पे, वो कहीं ओवरवेट तो नहीं आ रहा। ठीक है, या फिर कहीं उसका वेट कम तो नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर हम पे कर रहे हैं वेट के हिसाब से हम पे करते हैं, तो कहीं क्या हमारा जो सरिया आ रहा है वो ओवरवेट है, कहीं वेट ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, हमें अगर चाहिए सरिया का वेट हमारा 0.88 होना चाहिए डाया का, और कहीं वो आ रहा है 1 kg। ठीक है, यानी कि वेट उसका ज्यादा आ रहा है, हमें चाहिए इतने वेट का, यानी पैसा तो हम क्या कर रहे हैं 1 kg का पे कर रहे हैं, लेकिन हमें मिल क्या रहा है ये, क्योंकि हम जब भी साइट पे एग्जीक्यूट करेंगे और जब क्लाइंट से बिल लेंगे तो हमें इस फार्मूले से जो वैल्यू निकल के आएगी वेट, उसी के हिसाब से हमें बिल मिलेगा। ठीक है, बिल हमें मिलेगा 0.888 का, और हम पे कर रहे हैं किसी को 1 kg का, जहां से हम सरिया परचेस कर रहे हैं, तो इसमें तो हमारा नुकसान है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या रोलिंग मार्जिन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है साइड पे। ठीक है, ये बात समझ आ गई? ये है हमारा रोलिंग मार्जिन। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन ये है हुक लेंथ ऑफ रिंग, यानी कि रिंग का जो हुक लेंथ है वो कितना होता है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। क्या होता है एज पर आईएस कोड 9D या फिर 75 mm मिनिमम, जो कि हम जनरली साइड पे क्या लेते हैं 10D लेते हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अभी क्लियर हो गए होंगे। अगर आप इंटरव्यू में बैठते हो एक बार इस वीडियो को रिवाइज जरूर कर लेना, ताकि आपको आंसर करने में आसानी होगा। ठीक है, ये पहला पार्ट है सरिये का। इसके बाद में 8-10 पार्ट में और एटलीस्ट कम से कम 100 क्वेश्चन जरूर आपके लिए लेके आऊंगा, जो जनरली क्या है इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ताकि आपको इंटरव्यू क्लियर करने में आसानी हो। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।